अब तक काफी लोगों को ये सब चीजों से फैमिलियरिटीज हो चुकी होंगी। अब इन सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, जो कि इनके स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स हैं, उन एटम्स का हम एटॉमिक वेट देखें कि हम वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं या उसे हम किस तरीके से बाकियों से लिंक कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो थ्योरी आती है एटॉमिक वेट्स के रिलेटेड, वो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, राइट। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग जितने भी एटम्स हैं, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, उन सभी के जो एटॉमिक मासेस हैं, राइट, वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। ये काफी पुरानी थ्योरी है और इसके अकॉर्डिंगली हम ऐसा चल नहीं सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्योंकि हम डाल्टन की थ्योरी में कर रहे हैं काम, तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि 1813 से 1912 तक डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है बिल्कुल सही मानी गई थी, कि डाल्टन ने जो भी कह दिया वो बिल्कुल सही था। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि डाल्टन ने जितने भी एलिमेंट्स के बारे में बातें कही, जितने भी उस समय के हमारे पास नॉलेजफुल एलिमेंट्स थे, जितने हमारे नॉलेज में एलिमेंट्स थे, उन सभी एलिमेंट्स के लिए डाल्टन ने एक बात जरूर कह दी कि ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, दे हैव इक्वल मास, राइट। अब आपको यहाँ पे बात थोड़ी सी अजीब लगेगी सुन के कि इसमें गलत क्या कह दिया, लेकिन आप एक बात समझिए कि अगर यहाँ पे बात को हम ऐसे लेके चलते हैं थियोरेटिकली कि सभी एटम्स जो हैं सेम एलिमेंट के, मतलब सपोज कीजिए कि अगर आपके पास जैसे ये आयरन बार है, तो इसमें जो भी एटम्स होंगे, टाइनी एटम्स, उन सभी एटम्स के जो मासेस होंगे वो बिल्कुल इक्वल होंगे। ये बात जॉन डाल्टन ने बोली थी, राइट। और 1813 या आप इसको 1803 कर सकते हैं कि 1803, 1808 ये जो टाइम पीरियड था जिस दौरान ये पब्लिश हो रहा था थ्योरी, लेकिन 1813 तक सभी लोगों तक ये जानकारी जा चुकी थी। तो करीब करीब ये 90 ईयर्स तक, 100 ईयर्स तक ये जो है थ्योरी जो है लोगों के माइंड में सेट हो गई थी कि जितने भी एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, उनके मासेस सेम होंगे, राइट। अब अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट है, सपोज कीजिएगा अगर मैं यहाँ पर कोई डिफरेंट एलिमेंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये ऑक्सीजन ले लेता हूँ, तो ऑक्सीजन के जो भी एटम्स होंगे, उन एटम्स का जो मास होगा, वो मास डिफरेंट होगा देन आयरन से। यहाँ सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ, ये डाल्टन की थ्योरी है, ये थ्योरी अब सही नहीं है, राइट। ध्यान से सुनिए, डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट अलग है तो उसके जो एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन और आयरन की मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उनके जो एटम्स हैं उनके मासेस भी अलग होंगे। इसका कुल मिला के मतलब ये भी निकलता था कि अगर मेरे पास आयरन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, जैसे कि ये 2 मैंने इनको सर्कल कर लिया, मान लीजिए ये जो 2 एटम्स हैं आयरन के, इनके मासेस कभी भी डिफरेंट नहीं होंगे, ऐसा डाल्टन की थ्योरी में कहा गया था। ध्यान रखिए, थ्योरी है, ये कोई प्रैक्टिकल एविडेंस इसका कुछ भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऑक्सीजन का एक एटम है, तो वो ऑक्सीजन का एटम का जो मास होगा, वो मास जो है कभी किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम के मास के इक्वल कभी नहीं होगा। मतलब ये कि अगर एलिमेंट सेम है तो उनके एटॉमिक मासेस सेम होंगे, अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो उनके एटॉमिक मासेस भी डिफरेंट होंगे। ये थ्योरी जो है 1912 में खत्म हो गई थी, क्योंकि उस समय डॉक्टर एस्टन ने, जिनको एक नोबेल प्राइज मिला था, डॉक्टर एस्टन ने, इन्होंने ये चीज डिस्कवर किया कि अगर एलिमेंट सेम है तो उनके डिफरेंट एटम्स के जो मासेस हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। अब किसी भी एटम का आप देखिए कि एक पर्टिकुलर एटम का मास डिटरमिन करना खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका रीजन यही है
कि जब आपके पास एटम्स आपके नज़र में ही नहीं है तो आप उसका मास किस तरीके से डिटरमिन करेंगे, और आप उसके लिए क्या कोई पैन बैलेंस यूज करेंगे? जैसे नॉर्मली हम फलों का वेट करते हैं, सब्जियों का वेट करते हैं, क्या ऐसे एटम्स का वेट करेंगे? नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक टर्म है रिलेटिव, राइट, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर एस्टन ने कार्बन का एक एटॉमिक वेट 12 कंसिडर किया था। ठीक है, अब यहां पे पहले मैं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब समझा देता हूं कि वो क्या होता है। देखिए, आपके पास जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और उस समय जितने एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, बेरिलियम, राइट, सभी एलिमेंट्स को जब कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन है इसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन है ये 12 टाइम्स हैवियर है, राइट। किससे हैवी है? केवल हाइड्रोजन से, राइट, 12 टाइम्स हैवियर है। सिमिलरली जो लिथियम है, लिथियम हाइड्रोजन से 7 टाइम्स हैवियर है। बेरिलियम 9 टाइम्स हैवियर हो गया, राइट। अब इसके जो पीछे की थ्योरी है कि इसको किस तरीके से लिया गया है, तो इसके लिए हमने एटम्स नहीं लिए, इसके लिए हमने सैंपल ले लिए, सैंपल ऑफ इक्वल एटम्स, राइट, इक्वल एटम्स, राइट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे बॉक्स दे रहा हूँ, ये बॉक्स समझने के लिए कि इस बॉक्स के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं यहाँ पे नहीं करवा सकता हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज फॉर दिस क्लास 9th। इसे हम थोड़ी से रिलेटिवली हायर क्लासेस में समझ पाएंगे, तो मैं इस बॉक्स के अब आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो खैर इसका मतलब ये निकलता है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन 12 टाइम्स हैवियर है। तो मैं इस बात को ही बोलूंगा कि कार्बन का जो मास है वो हाइड्रोजन से 12 टाइम्स ज्यादा है, राइट। अब मैं अगर हाइड्रोजन के ही मास को, अगर मैं हाइड्रोजन के मास को अगर मैं 1 एज्यूम कर लेता हूं, सपोज ये 1 है, तो ऑब्वियसली कार्बन को आप बोलेंगे कि 12 है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ पे 1, सिर्फ 1 लिखा है, मैंने ये नहीं बताया कि ये ग्राम है या किलोग्राम है, मैंने केवल बोला 1। ठीक, तो जो 12 होगा वो ऑब्वियसली इसके 12 टाइम्स होगा। अगर यहाँ 1 किलो होगा तो ये 12 किलो होगा, 1 क्विंटल है तो 12 क्विंटल है, बस उससे वो 12 टाइम्स हैवियर है, 12 टाइम्स। फोकस ऑन द वर्ड टाइम्स। ओके, सो अब इस हाइड्रोजन का जो मास है उसको हम यूनिट में बोलते हैं यू। यू मतलब होता है यूनिफाइड मास, राइट। और ये जो मासेस है इसका पूरा जो डिटेल है, जो पूरी हमारे पास जो लिस्ट मिलती है वो हमें IUPAC से मिलती है। IUPAC के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन आप IUPAC.org पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट वी डू, वी बेसिकली डू द नॉमेनक्लेचर, रिकमेंडेशंस, मैगजीन्स, ये सभी चीजें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉमेनक्लेचर पे काम कर रही है। केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, सिंबल्स, टर्म्स, राइट, इन सभी के ऊपर इस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का रोल है। ओके, सो अब इन्होंने इसका सिंबल यू बोला है कि इसका सिंबल यू होगा, और ये बात जो है 1962 की है। तो हम अपनी तरफ से जो सिंबल हम लाइफ में यूज कर रहे हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसमें कि हमारे पास होता है ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल, उसे नहीं हम यूज करेंगे बिकॉज ये काफी बड़े मासेस है एज कंपेयर टू द एटम्स। तो हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास है उसे हम बोलेंगे सिंपली 1U। अब क्योंकि कार्बन इससे 12 टाइम्स हैवियर है तो मैं कार्बन का मास बताऊंगा कि 12U है, राइट। बस अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको आपने रिलेटिव एटॉमिक मास बोलना है। क्यों? बिकॉज कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से कंपेयर हो करके 12 मास है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये हो गया कि वो मास जो हाइड्रोजन से कंपेयर्ड है, मीन्स हाउ मच एन एटम इज हैवियर देन हाइड्रोजन। सो कार्बन का हो गया 12U, मीन्स कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया 12। यहाँ पर आपके पास काफी लिस्ट है लंबी चौड़ी, आप देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का 1 है
हाइड्रोजन का रिलेटिवली कार्बन का 1/12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24 और आप देखेंगे क्लोरीन का 35.5 है, राइट। कैल्शियम का 40 है। वेल अब जो यहाँ पे पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो ये चीज दे रखा है कि जो 1U है, 1U मीन्स हाइड्रोजन ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम का मास, 1 एटम, राइट। 1U मीन्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब देखिएगा 12 जो है मास है वो कार्बन का। अगर मैं कार्बन के मास का 1/12 कर लेता हूं तो ऑब्वियसली वो 1U के बराबर आना चाहिए। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन शुड बी इक्वल टू दी 1U, राइट। बात ज्यादा सिंपल सी है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। बेसिकली वो हाइड्रोजन का मास है 1U, कार्बन का मास है 12U। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर कार्बन का मास 12U है तो हाइड्रोजन का मास इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो ऑब्वियसली 1/12 होना चाहिए, राइट। तो ये है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन 12 एटम, राइट। 12 एटम का मतलब इसमें जो 12 है, 12 का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इनका जो नंबर है वो 12 है, राइट। सो ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दे बिलोंग्स टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको समझ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पॉइंट ये कि कार्बन 12 को क्यों लिया गया जब सबको रिलेटिवली मैंने हाइड्रोजन से कंपेयर किया था, तो बिकॉज जो कार्बन 12 है दिस इज वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, राइट। और हाइड्रोजन के पास और कार्बन के पास जो गैसीय स्टेट और सॉलिड स्टेट के रिस्पेक्टिवली, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन सॉलिड है, तो आप देख सकते हैं कि गैस को स्टोर करना, गैस को स्टोर करके रखना, उसके जो प्रॉपर्टीज है उसमें वेरिएशन देखना, और एक सॉलिड की स्टेबिलिटी, सॉलिड को स्टोर करने में आप देख सकते हैं कि सॉलिड ज़्यादा स्टेबल हो सकता है गैस के कंपैरिजन में। तो डॉक्टर एस्टन जो है कार्बन 12 का ही मास यूज करते थे, और बाकी सारी जो दुनिया है, कोई हाइड्रोजन को रिलेटिव बना रही है, कोई ऑक्सीजन को रिलेटिव बना रहा है, कोई बेरिलियम को बना रहा है, सबके अलग अलग जो है अपने अपने नापने के तरीके थे। लेकिन बाद में जब देखा कि कार्बन 12 का एक ऐसा मास था कि जो परफेक्ट होल नंबर में सारा कुछ दे रहा था, एक्सेप्ट यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 35.5 आता था जो कि होल नंबर नहीं था, पर बाकी सभी का होल नंबर आ रहा था। तो इसी वजह से कार्बन 12 को जो है हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया कि हम सभी एलिमेंट्स के जो मासेस हैं उसे हम कार्बन 12 से कंपेयर करके फिर उसको लिखेंगे, राइट। और ये बात जो है मैंने नहीं बताई है या किसी और ने नहीं बताई है, ये बात हमें आईयूपैक से मिला है। आईयूपैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट, आईयूपैक। तो जिस तरीके से हमारे भारत देश में हमारे लिए एक संविधान है और हम सभी उस संविधान को आदर देते हैं, उस संविधान को मानते हैं, तो वैसे ही जो केमिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम लोग आईयूपैक को समझते हैं कि हमारा संविधान आईयूपैक है और हम आईयूपैक को फॉलो करते हैं, राइट। कई कंट्रीज में आईयूपैक को नहीं भी फॉलो किया जाता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इंडियंस जो है वो फॉलो करते हैं आईयूपैक को। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि सभी एटम जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ज्यादातर एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, राइट। और जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अगर कंबाइंड है तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उसमें कुछ आयंस बन जाएं, राइट। खैर मैं इसके लिए यहाँ पे नहीं कहूँगा कि एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल एंड आयंस बनते हैं। आप यहाँ बिल्कुल क्लियर पिक्चर रखिए, एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, राइट, नॉट द आयंस, राइट। यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, मॉलिक्यूल और आयन का मतलब अलग अलग है। मॉलिक्यूल एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म मैटर व्हाट वी फील, सी और टच। वेल यहाँ पर आपके पास सबसे सिंपल सा केस है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that can combine together chemically, right? So ये केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या होता है।
But what is a molecule? It is a group of minimum 2 atoms. It is a group of minimum 2 atoms, right? सबसे खास बात यह है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं उनमें सबसे जो डिफरेंट चीज है कि वो कौन सी चीज जो मॉलिक्यूल और एटम को डिफरेंशिएट करती है, वो ये है कि मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं ऑलवेज, राइट? एटम्स दे डू नॉट एग्जिस्ट ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइड्रोजन देखते हैं कि हाइड्रोजन इस तरीके से लिखा जाता है, तो हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। इन फैक्ट हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद अनदर हाइड्रोजन, राइट? और इसको हम लिखते हैं H2। यहां पर आपने सिंबॉलिक लिखा कि हाइड्रोजन है, और नीचे आपने जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 है नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स। और ये हो गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो ये हो गया मॉलिक्यूल, राइट? अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, अब सपोज कीजिए मैं इससे थोड़ा बिगर लेता हूँ, ये देखिए P4। अब ये फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल में ये एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में हमारे पास है टोटल 4 एटम्स, और वो 4 एटम्स आपको इस तरीके से नजर आते हैं जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पे 4 एटम्स हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे आपको जो ये स्टिक्स दिख रही हैं इन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड्स, राइट? तो इस तरीके से फॉस्फोरस के 4 एटम्स कंबाइन हो जाते हैं। तो फॉस्फोरस जो है वो एक टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा मीन्स 4, राइट? सो फॉस्फोरस एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और अगर मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं इसके लिए, अगर हम सल्फर देखें, तो सल्फर के लिए भी आप देख सकते हैं कि सल्फर के मॉलिक्यूल्स को यदि आप ध्यान से देखें, तो सल्फर का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्टा एटॉमिक होता है, जिसमें कि 8 एटम्स होते हैं, राइट? इस तरीके से जिग-जैग होता है, एक नीचे होंगे तो उसके जो इमीडिएट साइड वाले होंगे वो अप साइड होंगे, और जो अप साइड होगा उसके इमीडिएट साइड वाले डाउन साइड होंगे, अप एंड डाउन जस्ट लाइक ए क्राउन, राइट? ये इसकी प्लेन पिक्चर है जो कि आप नोटबुक में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि नोटबुक में आप 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं बना सकते हैं, तो ये प्लेन पिक्चर हो गया। और ये मैंने जो दिखाया था ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है कि मॉलिक्यूल जो सल्फर का आपके पास वो इस तरीके से नजर आता है। तो अगर मैं सल्फर को भी यहां मेंशन करूंगा तो मैं लिखूंगा S8। अब देखिए सल्फर का एक मॉलिक्यूल है और ये ऑक्टा एटॉमिक है, ऑक्टा एटॉमिक, बिकॉज इट हैज 8 एटम्स, राइट? ओके, सिमिलरली मेरे पास और भी है जैसे कि O3। नाउ इट इज ए ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, और इसे कॉमनली हम लोग सभी जानते हैं कि इसको हम ओजोन कहते हैं, ओजोन गैस, राइट? ये S8 मॉलिक्यूल है, ये O3 मॉलिक्यूल है, ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये सल्फर का मॉलिक्यूल है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये है फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है P4, राइट? अब आप इस सभी मॉलिक्यूल्स में एक चीज जरूर नोटिस कर रहे हैं कि इसमें सभी एटम्स सेम टाइप के हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉस्फोरस को देखता हूं तो फॉस्फोरस में चारों एटम फॉस्फोरस के ही जुड़े हुए हैं। हर एक फॉस्फोरस जो है बाकी के 3 फॉस्फोरस से कनेक्टेड होगा, राइट? इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल बना है एटम से, इस मॉलिक्यूल में सारे एटम सेम है, और इसे हम नाम देंगे कि हम इसे कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट? तो ये होमो एटॉमिक, होमो मीन्स ऑल मॉलिक्यूल्स, ऑल एटम्स आर सेम। अब ऐसे अगर मेरे पास और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप सपोज कीजिए मैं आपके सामने रख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है क्योंकि इसके अंदर 3 एटम्स हैं। वाटर भी एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें भी 3 एटम्स हैं, लेकिन इसके जो 3 एटम्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, उसमें से एक एटम कार्बन का है, बाकी 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। सिमिलरली वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन के हैं, तो इनके एटम्स सेम नहीं हैं, पर ये मॉलिक्यूल है, राइट? बिकॉज मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूल है। क्योंकि एटम सेम नहीं है तो मैं इसको नाम दूंगा कि हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट? और भी बहुत सी एग्जांपल है, जैसे कि आप इसके लिए देखिए P2O5, ये भी मॉलिक्यूल है, Cl2O7, ये भी देखिए। अब ये बहुत बिगर मॉलिक्यूल्स हो गए,
राइट। तो इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने एटम्स होंगे, जितने मर्जी एटम्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे उन मॉलिक्यूल्स को बताया है जो हमारे लिए कॉमन है, जिन्हें हमने कभी बुक्स में पढ़ा भी हुआ है या आगे पढ़ सकेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल में जो है सबसे बढ़िया जो पॉइंट मुझे लगता है इसमें समझाने वाला वो ये है कि मॉलिक्यूल डेफिनेटली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, बट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। हम मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाए हमेशा, और ये जरूरी नहीं है कि उसमें एटम्स कंबाइन हों। मतलब ये कि जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखाया कि हाइड्रोजन एक डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल है बिकॉज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, इसलिए मॉलिक्यूल है, या इसलिए मॉलिक्यूल है बिकॉज इट कैन एग्जिस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, ये इसलिए मॉलिक्यूल है क्योंकि इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट। सिमिलरली अब देखिए मेरे पास ये एक एलिमेंट है आर्गन, मैं इसी तरह साथ और लिख देता हूँ हीलियम। अब हीलियम और आर्गन जो है ये नेचर में हमें एज इट इज ही मिलते हैं, राइट। इन्हें कंबाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कंबाइन नहीं करते हैं, और ये स्टेबल भी हैं, ये एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो मैं इन्हें ये बोलूंगा कि ये हीलियम का एटम तो है ही, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी है। ये आर्गन का एटम भी है क्योंकि एक है, ये हीलियम का एटम है क्योंकि एक है, और मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, इसलिए ये एटम्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं, और इन्हें हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक, राइट, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, राइट। अब यहां पर हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स दे रखी हैं, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आर्गन है, हीलियम है, और यहाँ पर इनको बोला गया होगा मॉलिक्यूल्स को कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आपने डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स देख लिए हैं। यहाँ देखिए आपको मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बारे में बताया कि ऑक्सीजन में 2 एटम्स होते हैं, ठीक है, और 3 एटम कंबाइन होकर के ओजोन बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो एटॉमिसिटी वर्ड है इसका मतलब होता है कि कितने एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर O3 है तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है, अगर P4 है तो इसकी एटॉमिसिटी 4 है, CO2 है तो इसकी एटॉमिसिटी टोटल 3 होगी, 2 प्लस ये 1 कार्बन, टोटल 3, राइट। सो इस तरीके से एटॉमिसिटी आ गई है। और अब हम यहाँ पे अगर इस तरफ नजर डालें तो हम कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाटर है, ये अमोनिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। और इसमें आपके पास एलिमेंट्स पता लग जाते हैं, देखते ही कि इसमें एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं। और अब जब हम इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस का जो रेशियो लेते हैं, राइट, यहाँ मैं बता देता हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास का जो रेशियो है वो वाटर के केस में 1:8 आता है, अमोनिया के केस में 14:3 आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 3:8 आता है। हम इसको देख सकते हैं कैसे लिया गया है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर वाले चार्ट पे जाके देखते हैं कि हमारे पास ऊपर के चार्ट में यहाँ पर इनके रिलेटिव मासेस दे रखे थे, राइट। तो अगर हम उन रिलेटिव मासेस को देखते हैं, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसका 14 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो मैं 12, 14, 16 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और हाइड्रोजन का तो 1 है ही है, वो हमें पता ही है, राइट। अब यहाँ देखिए, अब अगर ये वाटर है तो आप देखते हैं ऑक्सीजन का जो रिलेटिव मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का वो है 16, और हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1। अब क्योंकि यहाँ 2 हैं तो यहाँ पे आएगा टोटल 2, और जब आप इनका रेशियो लेंगे सो यू विल गेट दिस वैल्यू 1:8। सिमिलरली नाइट्रोजन का जो है मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास 14 है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 हो जाएगा बिकॉज यहाँ 3 हाइड्रोजन है। सिमिलरली कार्बन के लिए आप देखेंगे कार्बन का 12 हो गया है, और ऑक्सीजन का क्योंकि एक का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है तो 2 के लिए हो जाएगा 32, और जब आप इसको सिंपल होल नंबर रेशियोज में लेंगे तो ये 3:8 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इसको मास बोलना शुरू कर देते हैं कि ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो आप ध्यान रखिए ऑक्सीजन का मास 16 नहीं होता है, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 होता है,
और इस 16 का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 16U, राइट। अब ऐसा अगर कोई बोलता है कि ऑक्सीजन का मास, एक एटम का मास अगर 16U है और कोई बोलता है कि एक एटम का मास 16 ग्राम है, तो ऑब्वियसली ये गलत है। तो ये जो 16U है, दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। 16U उसका मास होगा एक एटम का, राइट, ना कि 16 ग्राम होगा, राइट। तो थोड़ा सा हमने इसको करेक्ट करना है कि कैसे इसको पढ़ना है, राइट। अच्छा, सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर भी टेबल दे रखा है कि आप कैल्शियम और ऑक्सीजन, मैं इसके आपके फॉर्मूला लिख देता हूँ कि इनके भी आप इस तरीके से फॉर्मूलाज के हेल्प से आप इनके भी रेशियोज आप देख सकते हैं कि क्या इनके रेशियोज होंगे। जस्ट कैल्शियम का मास 40 है, राइट, ऑक्सीजन का मास 32 है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, सोडियम का है 23 एंड क्लोरीन का है 35.5। तो इसमें तो खैर कोई कॉमन नंबर आता नहीं, तो इसका रेशियो यही आ गया। इसमें आप कॉमन नंबर देख सकते हैं कि 8 से डिवाइड होने के बाद ये नंबर आ जाएगा, और सिमिलरली ये 8 से ये भी जाएगा तो ये भी 5:2 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप रिलेटिव एटॉमिक मासेस की हेल्प से आप एक कंपाउंड में, राइट, कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें एटम्स कंबाइंड हो जाए, कंबाइंड से बना कंपाउंड। तो जब कंबाइंड हो जाएंगे एटम्स, तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें जो एटम्स यूज हुए हैं, क्या हम उन एटम्स के रिलेटिव मासेस का रेशियो कैलकुलेट करना जान चुके हैं, राइट। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ओके।